100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, अब जरा सोचें कि इस छोटी सी बात को समझने के लिए ना तो कोई कमीशन बैठाने की ज़रूरत, ना कोई कानून बनाने की ज़रूरत है। प्राथमिक शिक्षा का सारा भार सरकार से उतर जाता अगर वह इतना सा तय कर लेती कि शिक्षा प्रणाली को चालू रखती और उसे प्राथमिक शिक्षा के समान कर दिया जाता। उस पढ़ाई के बाद माध्यमिक शालाओं में सीधा प्रवेश दे दिया जाता। इससे सरकार को ना तो हजारों भवनों का, लाखों शिक्षकों के वेतन व अन्य खर्चों का भार सहन करना पड़ता और ना आए दिन हड़तालों व आंदोलनों का सामना ही करना पड़ता, बल्कि कुछ विशेष प्रेरणा देकर ऐसे क्षेत्रों में भी पाठशालाएं खुलवाई जा सकती थीं जो उपेक्षित या तिरस्कृत क्षेत्र हैं, और यह काम भी गैर सरकारी तौर पर किया जा सकता था। अगर इसमें कोई व्यावहारिक कठिनाई हो रही तो उसे दूर किया जा सकता है। अगर हमारी सरकार पुरानी शिक्षा नीति पर ही चलती रहती है तो आज साक्षरता के लिए तरह तरह से भारी भरकम, खर्चीले और जो दिखावटी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आज सरकार चलाती है क्योंकि अमेरिका से यह फार्मूला आयात किया गया है। सरकारी लोगों को यह कौन समझाए कि भारत का प्रौढ़ जन तो इतना शिक्षित है कि पढ़ाने वाले केवल वेतन भत्ता ही उठा सकते हैं। हस्ताक्षर करने की शिक्षा ही प्रौढ़ शिक्षा है, तो यह काम तो किसी प्रौढ़ के बच्चे भी कर सकते हैं। साक्षरता या प्राथमिक शिक्षा के एक पहलू के बाद इससे ऊपर की चर्चा के बाद इससे ऊपर की शिक्षा पर विचार किया जा सकता है। पहले तो हमें यह तय करना होगा कि माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के ऊपर शिक्षा देने का काम ही सरकार के जिम्मे ना रहे। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहें उनकी पात्रता निश्चित मापदंडों के साथ तय कर दी जाए और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों, न्यासों एवं सरकारों को चाहिए कि इन योग्य पात्रों को शिक्षा के लिए प्रदान करें। अभिभावक उनका भार उठावें या आयकर कानून में इसके लिए कुछ प्रावधान किए जाएं। उनकी परीक्षाओं का या निष्णात होने की एक व्यवस्था कर दी जाए जिसके पार होने पर उन्हें योग्य मान लिया जाए। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए स्वावलंबी या अनुदान योजना बनाकर सरकारी व गैर सरकारी सहयोग से शिक्षा चालू की जाए। इस शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा भी दी जाए। शारीरिक शिक्षा में खर्चीले उपकरणों वाले क्रियाकलाप न रखे जाएं, बल्कि कुश्ती, कबड्डी, खो खो व उछल कूद, भाग दौड़ आदि तक ही सीमित रखा जाए। जो लोग खेल कूद में व्यापारिक लिहाज से दक्षता प्रदान करना चाहें उनका खर्च सरकार को ही नहीं उठाना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि शिक्षा को राज्याश्रय से मुक्त कर दिया जाए और राज्य सरकार पर शिक्षा का कोई भार ना हो। इसके लिए स्वायत्त संस्थाओं का सहयोग लेना चाहिए। महोदय, राष्ट्रीय विकास परिषद की हाल ही में हुई बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय विकास परिषद की इस बैठक में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। परिषद की दिसंबर 2000 में बैठक हुई थी जिसमें भावी योजना के दृष्टिकोण पत्र को स्वीकार किया गया था। इसी के साथ योजना के
निर्माण की व्यापक प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। मुझे इस बात का हर्ष है। अब हम इस प्रक्रिया के अंतिम चरण में हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण योजना आयोग एवं केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों के प्रशासनों के बीच हुए बृहद विचार विमर्श के आधार पर हुआ है। अब यह योजना इस महत्वपूर्ण सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। हमारे चारों ओर आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। बाजार की शक्तियों एवं उदार नीतियों से संचालित विकास के एक नए दर्शन का उदय हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में नियोजन की भूमिका और उसकी प्रासंगिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, लेकिन उभरते विश्वव्यापी आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तनों का यह आशय नहीं है कि सरकार और योजना आयोग का दायित्व कम हो जाए, बल्कि यह परिवर्तन उसके दायित्वों को और आर्थिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की पिछली बैठक में मैंने देश के लोगों के सामाजिक, मानवीय और आर्थिक विकास में नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया था। इसकी आधारभूत सामाजिक ढांचे का सृजन करने एवं मानवीय विकास के क्षेत्र में तो भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक क्षेत्र के हमारे अपने अनुभव तथा विश्व के कई अन्य देशों के अनुभव से यह पता चलता है कि कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में बाजार कार्यकुशलता को प्रश्रय देने का माध्यम हो सकता है। हम सभी को बाजार की इस भूमिका को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इस देश की प्रगति और विकास को केवल बाजार के तंत्र के भरोसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। अपने लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम केवल बाजार पर ही निर्भर नहीं रह सकते। सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हम बाजार द्वारा उपलब्ध नहीं करा सकते। हमारी निर्धन ग्रामीण जनता को बाजार अकेला रोजगार और जीवन यापन के लिए पर्याप्त मजदूरी की गारंटी नहीं दे सकता। विकास के एकमात्र माध्यम के रूप में बाजार की इन सीमाओं को स्वीकार करना होगा और यह भी आगे हम सभी को भली भांति पता है। अतः इन सीमाओं से पार पाने के लिए हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा और यह रास्ता केवल राज्य द्वारा हस्तक्षेप का ही हो सकता है। अतः नियोजन की महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों में भूमिका बनी रहेगी। इन क्षेत्रों में आते हैं व्यापक आर्थिक प्रबंध, आधारभूत सामाजिक ढांचे का निर्माण तथा निर्धन वर्ग के हितों की सुरक्षा, मानवीय विकास। भारत का बाजार का तंत्र क्रय शक्ति से समर्थित मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बना सकता है, लेकिन इस क्षेत्र में भी यह आवश्यकता और आपूर्ति के बीच संतुलन स्थापित नहीं कर सका।